तो बच्चों स्वागत है आज के संस्कृत क्लास में। आप सबों का ये गद्य भाग का पहला चैप्टर है और नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इससे पहले मैंने आपको पद्य भाग का 4 चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसमें से एक आपका मंगलम था, दूसरा भारत महिमा, तीसरा हमने नीति श्लोक को पढ़ाया और फिर हमने मंदाकिनी वर्णम को पढ़ा दिया। इनका प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव भी हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग गद्य भाग में आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर को देखेंगे, इनका प्रश्न उत्तर को देखेंगे और साथ ही साथ इनसे आने वाले सारे संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम बनाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा पहला पाठ गद्य भाग का और आपके किताब का दूसरा पाठ। नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे बिहार राज्य की राजधानी को संस्कृत में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पाटलिपुत्र। अगर संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा है, इसका मतलब है कि इनका पुराना नाम पाटलिपुत्र होगा। जो भी हो सारी बातों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। दूसरा भाग है वैभवम। ये वैभव शब्द क्या होता है? एक होता है सुंदर और दूसरा होता है वैभव। सुंदर और वैभव दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। मान लीजिए हम एक छोटा सा झोपड़ी बनाएं, छोटा सा झोपड़ी या कहिए घर बनाएं, और घर देखने में बहुत बढ़िया है, बहुत लोग इसको जब देखेगा कहेगा बहुत ही सुंदर घर है, वेरी ब्यूटीफुल। वैभवम में तो हम एक सुंदर मकान बनाएंगे, छोटा सा मकान, और देखने में बहुत बढ़िया, लोग इनको कहेगा सुंदर। छोटा है, देखने में बहुत बढ़िया है, लेकिन एक हम विशाल मकान बनाएंगे, एक बहुत बड़ा विशाल, और इसकी भी संरचना इसी तरह की होगी लेकिन बहुत बड़ा होगा। तो ये सुंदर भी होगा और जो इनको देखेगा वो कहेगा कि बनाने वालों ने कितना खर्च किया होगा। सुंदर तो है, साथ ही साथ इसमें धनी की भी बात आती है। तो यदि आप सुंदर के साथ समृद्ध हैं, धनी है, तो उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होगा वही शब्द कहलाएगा वैभवम। पाटलिपुत्र सुंदरम भी नाम रख सकता था पाठ का नाम, लेकिन रखा गया है पाटलिपुत्र वैभवम। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा पाटलिपुत्र सुंदर तो था ही भैया, और साथ ही साथ समृद्ध भी था, धनी भी था। इतना धनी कि इसके सामने कोई भी भारत का अन्य नगर नहीं टिक पाता था। ऐसे भी पाटलिपुत्र का गौरव मौर्य काल में, गुप्त काल में इतना जबरदस्त है कि मत पूछिए। सबसे ताकतवर राज्य माना जाता था पाटलिपुत्र को मौर्यों के समय। अब बात करते हैं इस पाठ की। तो हमने अर्थ समझ लिया कि पाटलिपुत्र और वैभवम में कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, कि पटना का जो पाटलिपुत्र है ये सुंदर तो होगा ही, और साथ ही साथ ये समृद्ध भी था एक समय, और आज क्या है इसके बारे में भी, आज की स्थिति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस पाठ में। थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, आखिर इस पाठ का परिचय क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये पाठ। देखिए, बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्र सर्वेषु सभी कालेषु कालों में महत्वम धार्यते, महत्व धारता आया है। एक काल नहीं, सभी काल, प्राचीन काल कहिए, मध्यकाल कहिए या आधुनिक काल कहिए, तीनों के तीनों कालों में इस नगर की जो वैभव है, इस नगर की जो महानता है, सभी कालों में इसने दिखाया कि हम में भी कुछ है।
आगे क्या कह रहे हैं, अस्यो इतिहास, अस्य मतलब इसका, इतिहास मतलब इतिहास, सार्ध साढ़े सहस्त्रद्यो 2000 वर्ष परिमिति वर्तते। 2500 को आप क्या कहोगे, 2500। 2500 को आप क्या कहोगे, 2500, अर्थात 2500 वर्ष पुराना है किसका इतिहास, हमारे पाटलिपुत्र का इतिहास। आगे कह रहे हैं अत्र, अत्र मतलब यहां, धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च, यहां का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेषण, विशेष रूप से ध्यान आकर्षणम, ध्यान आकर्षित करता है अन्य राज्यों के लोगों को, अन्य देशों के लोगों का। 3 क्षेत्र में यह राज्य इतना बेहतर है कि अन्य लोग इससे आकर्षित होते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है सर, तो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। आगे देखिए, वैदेशिका यात्रीन, वैदेशिका विदेशों के, यात्रीन मतलब यात्री लोग जो भारत को देखने के लिए आए थे। कुछ लोग भारत में पढ़ने के लिए आए थे, और उसमें भी कहा बिहार। आपको पता होगा कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय थी, विश्व प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया भर के लोग इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे और यहां से पढ़ करके दुनिया में प्रसिद्धि पाते थे। ज्ञान का केंद्र हुआ करता था हमारा बिहार, और बिहार का कौन सा क्षेत्र, नालंदा क्षेत्र। इस ज्ञान ने, ज्ञान के कहिए, ज्ञान का ये जो घर था, इसने कई लोगों को अपने ओर आकर्षित किया, कई लोगों को अपने यहां आने के लिए विवश कर दिया कि आइए ज्ञान अर्जित कीजिए। तो विदेशी यात्रियों में कौन कौन, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था सर, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग, 4 व्यक्ति देख ले, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग, भृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। ये चारों व्यक्ति ने पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का वर्णन, वर्णन स्व स्व अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु, अपने स्मरण ग्रंथों में चक्रू किया है। स्मरण ग्रंथ किसको कहते हैं, आप उसको यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं, या यादगार बातें आप लिखते हैं, डायरी। आप कहीं गए, आपने कोई नज़ारा देखा, नोट कर दिया, हम फलना जगह गए थे, बहुत सुंदर दृश्य देखे। हम चिल्ला जगह गए, हमने ये खाना खाया जो आज तक कभी नहीं खाया था, गधा का जन्म मेरा छूट गया। इस टाइप की चीज़ों को लोग लिखते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग डायरी लेके जाते हैं, और जो जो चीज़ें उनकी यात्रा में होता है उनको वो नोट करते हैं। अगर ये बाहर से आया है देश को देखने के लिए, उसमें भी पाटलिपुत्र अर्थात बिहार को देखने के लिए आया है, यही बिहार जिसको पहले मगध कहा जाता था और मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, इनको देखने के लिए आया था, तो उसने भी यहाँ के बारे में कुछ न कुछ लिखा, और वही पुस्तक किस नाम से जाना गया, मेगास्थनीज का इंडिका। तो इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत, इतिहास की जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है यह पुस्तक। नाम क्या है, इंडिका। लिखा था किसने, मेगास्थनीज ने। किसके बारे में जानकारी देता है, मौर्य कालीन मगध के बारे में, मौर्य कालीन पाटलिपुत्र के बारे में। इसके अलावा फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग जो बिहार आए थे, मगध आए थे, पाटलिपुत्र आए थे, अपने अपने स्मरण ग्रंथों में इस पटना की सुंदरता का, पटना के वैभव का जिक्र किया है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य
परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव, वैभव मतलब समृद्धि और सुंदरता का सामान्य एकदम साधारण रूप से परिचय वर्तते, परिचय दिया गया, सामान्य परिचय, कोई जटिल परिचय भी नहीं, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का परिचय। अगर आपसे प्रश्न पूछे सर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे, तो आप इनकी कहानी को लिख सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। हमारा प्रिय पाठ क्या कहता है, देख लीजिए। पटना का ये गोलघर, ये क्या था सर? ये था अंग्रेजों द्वारा बनाया गया गोदाम। ये गोदाम है, यहाँ पर अंग्रेज लोग सामान रखते थे। सामान में गोदाम में अनाज, चावल, गेहूं, मक्का आदि। और आज ये प्रसिद्ध पर्यटन का केंद्र है। लोग गोलघर को देखने के लिए जाता, ओह यही गोलघर है, प्रचलित है। पटना का जब जब भी जिक्र होगा, पाटलिपुत्र का जब जब जिक्र होगा, इस गोलघर की तस्वीर तो आएगी ही। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शुरुआत हो रहा है परिचय के बाद इस पाठ का। पहला शब्द है प्राचीनेषु, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम नुगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम, प्राचीन भारत में जो नगरे हैं, नगर है, प्राचीन भारतों के नगरों में अन्यतम, अन्यतम का अर्थ होता है बहुआ श्रेष्ठ। प्राचीन भारत के नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्र, जो पटना है, पाटलिपुत्र है, वो गंगा के किनारे वसद्वी बसा हुआ महानगरम बभूव, आगे चलकर महानगर हुआ। भारत के अनेक नगरों में से श्रेष्ठ ये नगर पाटलिपुत्र कहां बसा है? गंगा के किनारे। और वो क्या बना है? महानगर। आगे आइए, तो द्वितीय ये महानगर बना, इसके विषय में तदी विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि ने कहा कुट्टनीम ताखे। कुट्टनीम किताब का नाम उसका क्या है? कुट्टनीम। अब आप ये मत समझिए कि ये गौरू को, गायों को खिलाने वाला जो कुट्टी होता है ये कुट्टनीम है। ताक्ष उसी में व्याख्या किया है। कैसे? अपने काव्य में कथयति, वो अपने काव्य में कथयति कहते हैं। अस्ति महितल तिलकं सरस्वती कूल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। हमारे दामोदर गुप्त साहब अपने काव्य कुट्टनीम में पटना के बारे में अर्थात पाटलिपुत्र के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अस्ति है, अस्ति है महितल तिलकं। महितल मतलब होता है धरती, और तिलकंग मतलब होता है, तिलकंग मतलब आप कहिएगा सर तिलक, तो आप तिलक किसके लिए लगाते? क्या आप अपने शत्रु को कभी तिलक लगा सकते हैं? तिलक जब भी आप लगाइएगा वैसे व्यक्ति को लगाइएगा जो आपके लिए गौरव हो, जो आपको गौरव प्रदान करे। जैसे आपका कोई भाई है यूपीएससी का एग्जाम पास करके आया, आपका कोई भाई है बिहार टॉपर करके आएगा, तो जब वो आएगा तो आप उसको क्या लगाइएगा? तिलक माथा में। क्यों? क्योंकि तुम मेरा गौरव हो। और कोई दुश्मन आएगा, आओ तुमको भाला से मारेंगे, मार। अस्ति महितल तिलकम, यहां तक बोले थे महितल तिलकम, ठीक है, तिलक। तो हम अपने जो गौरव है, गौरव के प्रतीक रूप में ये हम क्या लगाते? तिलक। तो यहां पर तिलक के रूप में जो तिलक लिखा हुआ है, इस तिलक का तात्पर्य है गौरव। तिलक का तात्पर्य है गौरव, कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करता है या कोई खिलाड़ी खेल में
भारत के लिए, अपने देश के लिए विजय का पताका लहरा करके आता है तो हम उसको तिलक द्वारा स्वागत करते हैं कि तुम ही तो मेरा गौरव हो। नहीं तो कहोगे सर तिलक तो हम इससे लगाते हैं पहचान के लिए, लोग कहेगा हम पुजारी हैं। ये तिलक है। सरस्वती कहता है कि सरस्वती कूल गृहं महानगरम, तो अस्ति महितल तिलकम है धरती का गौरव। कौन? पाटलिपुत्र। सरस्वती कूल गृहं महानगरम, यह जो महानगर है सरस्वती का कुल गृह है, सरस्वती का घर है। सरस्वती मतलब क्या? सरस्वती माता। सरस्वती का तात्पर्य है शिक्षा। हम लोग सरस्वती की पूजा इसलिए करते क्योंकि वो हमें शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, ऐसा हम लोग का मानना है। तो कह रहे हैं कि जो पाटलिपुत्र है एक तो धरती का गौरव है और दूसरा यह नगर शिक्षा का कुल गृहम घर है। यहां विदेशों से लोग क्या करते थे? पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। नामना, जिसका नाम है पाटलिपुत्रम, परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत जो प्रतीत होता पुरंदर स्थानम, पुरंदर स्थानम होता, पुरंदर मतलब होता इंद्रलोक, पुरंदर मतलब इंद्रलोक और स्थानम मतलब स्थान। हमारे कवि दामोदर गुप्त इस काव्य में कह रहे हैं कि धरती का गौरव, शिक्षा का घर और इंद्रलोक के समान एक स्थान इस धरती पर है जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है। इस श्लोक का सीधा तात्पर्य या अर्थ कहें यही है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन उठाएगा कि कुटनीम नामक काव्य को किसने लिखा? दामोदर गुप्त ने। आप लिख सकते हो। किसने कहा कि पटना जो है इंद्रलोक के स्थान समान है, अर्थात पुरंदरम स्थानम है? तो आप कहोगे सर दामोदर गुप्त ने। किसने कहा कि पटना शिक्षा का घर है? तो आप कहोगे सर कवि दामोदर गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहासे ऐकार है तो मैं, इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुने जाते हैं या सुनने को मिलते हैं। यत, यत मतलब कि गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे, गंगा के तीरे मतलब किनारे, बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित अस्ति, पाटली ग्राम नामक गांव स्थित था। बुद्ध काल में गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव स्थित था जिसका नाम पाटलिपुत्र था, ऐसा इतिहास में सुना जाता है। यत्र च भगवान बुद्ध, यत्र यहाँ च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, यहां जो है भगवान बुद्ध बहुकृत कई बार समागत आए। यानी कि पाटली ग्राम से भगवान बुद्ध का अच्छा खासा लगाव होगा, इसलिए वो यहां कई बार आए। तेन कथितम आसित, उसी के द्वारा कथितम कहा गया, आसित मतलब था, उसी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कि यद ग्रामयो महानगरं भविष्यति, यह जो गांव है ग्राम महानगरं भविष्यति मतलब होगा या बनेगा। यह पाटली ग्राम भविष्य में महानगर बनेगा। किंतु बाबू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किंतु क्या? कि कलहस्य मतलब झगड़ा झंझट लड़ाई लफड़ा, अग्निदाहस्य अग्निकांड, इधर आग लगेगा ये लगेगा, जलपूरस्य, जलपूरस मतलब बाढ़, कौन कौन चीज से? कलह से झगड़ा झंझट, अग्निदास अग्नि से, और जलपूरस से बाढ़ से, च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, कलह झगड़ा झंझट
अग्निदा अग्नि से, जल पुरस और बार से, हमेशा बार के डर से, भयात मतलब डर से, सर्वदा हमेशा, क्रांत मतलब घिरा, क्रांत मतलब घिरा, भविष्यति मतलब रहेगा। भगवान बुद्ध कई बार पाटलीग्राम आए और उसने भविष्यवाणी की या कहा कि यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु कलह से, झगड़ा झंझट से, अग्निकांड से और बाढ़ से, बाढ़ के डर से हमेशा ये शहर घिरा हुआ रहेगा। और लगभग उनकी बात सच हुई। बाद में महानगर ये बना और ये चीजें आज भी बिहार में घट रही है। बिहार तो इसके लिए नामी है। कालांतरेण, कालांतरेण मतलब काल के बदलने के साथ, समय में परिवर्तन होने के साथ, पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मति कथित, बाद में समय के परिवर्तन के साथ जो पाटलीग्राम है, यही पाटलीग्राम एवं मतलब ही पाटलिपुत्र मिति कथित, पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया या इसी को पाटलिपुत्र कहा गया। क्लियर है? आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य काले। अब यहां पर जो सबसे ताकतवर शासक हुआ वो मौर्य वंश। मौर्य वंश के समय, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो महान गुरु चाणक्य की सहायता से। किसको इसने मारा था? घनानंद को। नंद वंश के अंतिम घमंडी शासक घनानंद का विनाश करके हमारे चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद इसने इस मगध से पूरे देश में शासन चलाया और पूरा भारत को एक सूत्र में बांट दिया। चलिए क्या करें कि इस काल में अस नगर से, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था शोभा मतलब सुंदरता और रक्षा व्यवस्था रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट मतलब अति उत्तम असिद्धि थे। यूनान राजदूत कौन? अभी बताए, मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। कहां रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने कौन सा किताब लिखा? इंडिका। तो कह रहे हैं कि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने स्वस्मरणेषु, अपने स्वस्मरण में जो पुस्तक लिखा, नाम क्या था? इंडिका निरूपयति। उसमें निरूपित किया है, बताया है। क्या बताया है? कि सर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि किसके काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी? आप कहोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, क्योंकि यहां पर 2-3 शासक आएगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी और उस कंफ्यूजन को मैं तोड़ देना चाहता हूं, अभी ही तोड़ देना चाहता हूं, छूटेगा नहीं। फिर देखिए, अस नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। कहता इस नगर की जो वैभव है, शोभा था, शोभा मतलब सुंदरता, किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सुंदरता और वैभव दोनों में क्या है? अंतर। वैभव में सुंदरता के साथ साथ क्या है? धन और दौलत। सुंदर तो है ही, साथ साथ पैसा कौड़ी भी है। एक होता है धन दौलत नहीं है लेकिन खाली देखने में क्या है? सुंदर। तो वहां पर क्या है? वहां पर क्या था कि केवल सुंदरता था और यहां पर क्या था? वैभव। प्रियदर्शिन अशोकस्य, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी। अब क्यों कहा जाता था? अशोक के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बात जान लीजिए। अशोक जब कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी तो वहां पर लाखों लोगों को उसने मारा और वहां पर भयंकर रक्तपात हुआ, खून की नदियां बहने लगी, जिसके कारण अशोक का दिल भल गया, द्रवित हो गया। उसने कसम खा लिया कि आज के बाद तो मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, युद्ध न करूंगा। और उसने अपने आप को मानव के कल्याण में समर्पित कर दिया। मानव का कल्याण करना, सेवा करना। और आप भी अगर मानव का कल्याण करना शुरू कर दीजिएगा, सेवा करना शुरू कर दीजिएगा, तो लोगों का आप क्या हो जाइएगा? प्रिय। और लोग आपको क्या करेंगे? प्रिय दर्शन।
तो यहां पर अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूछा जाएगा कि शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, क्योंकि उल्लेख हुआ है तो प्रश्न पूछेगा, तो आप कहोगे सर अशोक को। और इसके काल में पटना की, पाटलिपुत्र की व्यवस्था कैसी थी? वैभवशाली थी, मतलब सुंदर के साथ साथ क्या, धनी भी था ये। तो प्रश्न यहां पूछता कैसे कि किसके काल में पाटलिपुत्र की शोभा अति उत्तम थी? कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में पाटलिपुत्र का वैभव अति उत्तम था? तो बोलोगे प्रियदर्शन अशोक। देखिए कितना छोटा सा अंतर है। ऐसी छोटा अंतर में आपको फंसाएगा बिहार बोर्ड के पदाधिकारी, लेकिन आपको फंसना नहीं। आप कहोगे सर मैं आपका बाप हूं, मैं तो आपका पिताजी हूं, आप हमसे पढ़िए, आप तो क्वेश्चन पूछिएगा, मैं तो पूरा पाटलिपुत्र वैभव आपको पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। बहुकालं पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरंग स्मृति। अब कहता है बहुकालं, बहु मतलब बहुत, कालंग मतलब समय, बहुत समय तक, लंबे अवधि तक, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का प्राचीना सरस्वती परंपरा, सरस्वती मतलब शिक्षा की जो परंपरा थी, प्रवर्तत इति बढ़ता रहा, विस्तृत होता रहा। जो पाटलिपुत्र की शिक्षा की परंपरा थी वो बहुत समय तक विस्तारित होते रहा, जिसके कारण चीन से, जापान से, भूटान से, अन्य विदेशों से भी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। चर्चा होगी तब ना कि फल्ला बाबू बहुत अच्छा पढ़ाता, तब ना आप आइएगा। तो बिहार में, पटना में नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति इतना जबरदस्त था कि लोग बहुत वर्षों तक यहाँ पढ़ने के लिए आए। बख्तियार खिलजी आके नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? जला दिया, और जलाने के बाद तो वो समाप्त हो गया। उसने वहां पर जितने भी मोंग थे, भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, उसको मारा, और बहुत सारे भिक्षु वहां से जान बचाकर क्या हो गए? भाग गए। और वहां पर जो पुस्तकालय थी, उस पुस्तकालय में उसने क्या किया? आग लगा दिया। ये पागल सन की आदमी। तो यहां पर इस पाठ में क्या हम पढ़ रहे हैं कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की जो प्राचीन शिक्षा परंपरा थी वो विस्तारित होती रही। इति यह राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा में, किसमें? काव्य मीमांसा में, मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरंग स्मृति, उस ग्रंथ में सादर स्मृति याद किया है या याद दिलाया। अपने मीमांसा नामक काव्य में राजशेखर ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि सर यहाँ की प्राचीन शिक्षा परंपरा बहुत दिनों तक विस्तारित प्रचारित होती रही। और उसने क्या लिखा है देखिए श्लोक में कि अत्रोप वर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगल विह व्याडी वरुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मो पुंजनम पु जगमु। कहता है अत्रो, यहाँ प वर्ष अपवर्ष, वर्ष उपवर्ष मतलब कहिए वर्षों वर्ष। कौन? पाणिनि, नाम सुने होंगे। पिंगल, पाणिनि किसके लेखक है? व्याकरण। पिंगल, व्याडी, 3 लेखक, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि और पतंजलि, बाबा रामदेव का पतंजलि, बाबा पौने 2 आंख। यह परीक्षिता ख्याति मूप जगमू। कहता यहां पर ध्यान दीजिए, यहां वर्षों वर्ष तक भिन्न भिन्न समय में कौन कौन? पाणिनि जिसने व्याकरण लिखा, पिंगल साहब, व्याडी साहब, वरुचि साहब, पतंजलि साहब, यहां परीक्षिता पढ़े, प्रशिक्षण लिया। और प्रशिक्षण लेने के बाद उसने कई पुस्तकें लिखी। जैसे पतंजलि ने जो पुस्तक लिखा, उसी पुस्तक में कई सारे
दवाई, कई सारे जड़ी बूटी, कई प्रकार की विधियां बताए हैं और उसी विधि का प्रयोग करके बाबा रामदेव पतंजलि नाम का साबुन, पाउडर, फेस वॉश, ये वो 9-17 जड़ी बूटी बनाते हैं। वही नहीं, पूरा दुनिया के लोग बनाते हैं। और ये पुस्तक लिखी और आज भी इसकी पुस्तक ज्यों का त्यों। पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण आज भी हम पढ़ रहे, व्याकरण का क्लास अलग से चल ही रहा है। तो ये सारे लोग पढ़ाई कहां किए? कहीं और नहीं, हमारे पाटलिपुत्र में। और इसने ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की। इससे प्रतीत होता है कि ये अलग अलग समय में पढ़ करके, अलग अलग समय में पढ़ करके अनेक पुस्तकों को लिखा और दुनिया भर में ये नाम कमा रहे हैं। आगे बढ़ते सर। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कह रहे हैं कि कतिपयेषु, कतिपय मतलब कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणदिषु पुराणों में, पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का नामांतरम, पाटलिपुत्र के नाम में अंतर देखने को मिलता है। कि जिसे पाटलिपुत्र हम लोग कहते हैं, ये कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में अन्य नाम से जाना जाता। कौन कौन नाम से? पुष्पपुरम, कुसुमपुरम व कुसुमपुर और पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्यते, प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर है। तो पुष्प मतलब आप सभी जानते हैं फूल, और कुसुम भी क्या है? फूल। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पटना के आस पड़ोस में फूल ही फूल होगा। फूलों सा चेहरा तेरा। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य, अनेन ज्ञायते यत नगरस्यास्य समीपे। अनेन मतलब इससे, ज्ञायते मतलब ज्ञात होता है, यत मतलब कि नगर्यास्य, इस नगर के समीपे पुष्पाना, फूलों की बहुल उत्पादनम, बहुत अधिक उत्पादन, भवती होता, अस्मा मतलब था। इससे ज्ञात होता है कि पटना के समीप में, पाटलिपुत्र के समीप में फूलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। कहते पाटलिपुत्र मिति शब्दपि, पाटलिपुत्र नामक जो शब्द अपि, अपि मतलब भी, शब्द जो भी है, ये पाटल पुष्पाना पुतलिका रचनाम आश्रित प्रचलित। कहते पाटलिपुत्र, जो आप पाटलिपुत्र बोल रहे हैं, हम पाटलिपुत्र बोल रहे हैं, ये शब्द भी कहां से निकला है? पाटल पुष्पाना, पाटल नामक पुष्पों से निकला है। तो पाटल कहोगे सर, ये पाटल नाम का पुष्प तो आज तक हमने नहीं सुना। हम बोलेंगे सर पाटल गुलाब को कहा जाता है ना। पाटल किसको कहा जाता है? गुलाब। इससे स्पष्ट होता है कि पटना के आस पड़ोस में जिस फूल का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, उसका नाम था गुलाब। ठीक है, आइए। और इसी गुलाब फूल अर्थात गुलाब फूल को संस्कृत में पाटल, इसी नाम पर पाटलिपुत्र बना। और इसके बारे में कहां मिलता है हमें? पुतलिका। कहां में? पुतलिका नामक रचना में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो आप कहोगे सर कि पटना का नाम पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र पाटल नामक पुष्पों से बना है, इसके बारे में चर्चा कहां की गई है? आपको ऑप्शन देगा कुट्टनीम, 2 देगा मीमांसा, 3 देगा पुतलिका और डी देगा या चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप मारोगे सर पुतलिका। अब आइए आगे बढ़ते हैं। शरत काले, शरत काल मतलब ठंडी के दिन में, नगरे अस्मिन, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव, कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी, त्योहार का नाम था कौमुदी। इति महान समारोह, यह महान समारोह
गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित, बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के काल में पाटलिपुत्र में किस समारोह का आयोजन किया जाता था, तो आप कहोगे सर कौमुदी महोत्सव। तो कैसा था यह, किस प्रकार का था, तो बता रहे हैं तत्र वहां सर्वे जना, वहां सभी लोग आनंद मग्न होकर अभुवन होते थे। संप्रति, संप्रति मतलब आजकल दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर में तादृशा देखने को एवं समारोह दृश्यति मिलते हैं। संप्रति आजकल दुर्गा पूजा के अवसर में उसी प्रकार का, तादृश मतलब उसी प्रकार का दृश्य एवं समारोह और समारोह दृश्यते देखने को मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि गुप्त काल में, शरत काल में अर्थात शीत ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, समारोह मनाया जाता था और उसमें लोग आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन या कहिए आनंद पूर्वक घूमते फिरते थे, मौज मस्ती करते थे, जैसा कि आज दुर्गा पूजा के अवसर में हमें देखने को मिलता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, काल चक्र वसाद, काल चक्र वसाद, समय के वसात बदलने के साथ, यद्यपि मध्यकाले, खास करके मध्यकाल में, आप मध्यकाल किसको कहोगे, तो ध्यान देंगे 725 ईस्वी में इस देश में पहली बार मुस्लिम व्यक्ति का प्रवेश हुआ और नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और यहां से इस देश में कल्चरल सांस्कृतिक रूप से बदलाव आया, क्योंकि इससे पहले केवल सनातनी लोग थे तो केवल उसी तरह का कल्चर था। अब यहाँ पर कौन घुसा, मुस्लिम लोग, तो निश्चित तौर पर है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर आएगा, फिर और भी आएंगे, अंग्रेज आएंगे, तीसरा भी कल्चर आएगा, सभी कल्चर देखने को मिलेंगे। तो 725 से लेकर 1500 ईस्वी तक इस बीच इस देश में विदेशी शासक आते थे और उसका एक ही उद्देश्य होता था, इस देश को लूटना, तोड़ फोड़ करो, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत को लूटो और यहां से चल बसो। कहता इसी काल में जो पटना देखने में खूब सुंदर लग रहा था, ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहा था, वो ब्यूटीफुल हैंडसम तुरंत में कुरल में बदल गया, क्रूप में बदल गया और 1000 साल ये पटना पीछे चला गया। चलिए यहां पर उसके बारे में मेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रमिति जीर्णताम नवभूत। कहता ये पाटलिपुत्र खास करके मध्यकाल में वर्ष सहस्त्र 1000 साल परिमितं तक जीर्णतम मतलब टूटी फूटी अवस्था में, यानी कि इस 1000 साल तक जो चीजें बनी थी वो टूट फूट गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये 1000 साल तक पीछे चला गया। पाटलिपुत्र 1000 साल तक जीर्णतम टूट फूट अवस्था में रहा, मतलब 1000 साल तक ये पीछे चला गया। तस्य संकेतम, ये जो संकेत है अनेकेषु, अनेक साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथों में भी मिलता है और खास करके मुद्रा राक्षसं दिशु, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में भी ये चीज मिलता है। तो मुद्रा राक्षस किस प्रकार का पुस्तक है, यह एक नाटक ग्रंथ है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें ये इस बात का पता चलता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति काफी खराब हो गई और ये 1000 साल तक पीछे हो गए। मुगल वंश काले, फिर 1526 ईस्वी में बाबर भारत आते हैं और मुगल वंश की स्थापना करती है। उसके बाद पुनः उसका बेटा हुमायूं के बाद कुछ दिन के लिए शेरशाह सूरी बैठते हैं, जिसका मकबरा आप जान ही रहे, सासाराम हमारे बिहार में ही है। फिर अकबर आते हैं मुगल वंश में, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आता है। इस प्रकार से मुगल वंश में कुछ
विकास इस देश का होता है, कुछ ना कहें बहुत अच्छा विकास होता है, और साथ ही साथ बिहार के पाटलिपुत्र का भी विकास होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुगल वंश काले अस मुगल वंश काल में अस इस नगर की समुद्धारो जात, कुछ समुद्धार हुआ। समुद्धार मतलब पुनः से निर्माण, जिसको मरम्मती कहते हैं, वो करना शुरू हुआ। जो टूट फूट गया था उसमें सुधार शुरू हो गया। कौन काल में? मुगल काल में। तो मुगल काल से पुनः पाटलिपुत्र संभलना, संवरना, सजना शुरू हुआ। अंगला शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से सुतरा विकासो जात। अंगला शासन काले, अंग्रेजों के काल में पाटलिपुत्र का विकास, सुतरा मतलब सबसे ज्यादा, विकासो जात हुआ, विकास हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विकास पाटलिपुत्र का किसके काल में हुआ, तो आप कहोगे सर अंग्रेजों के शासन काल में। जो गोल घर मैंने आपको दिखाया वो गोल घर भी अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है। आगे कह रहे हैं नगरम इदम, इस नगर के, नगरम इदम मतलब इस, नगर मतलब नगर, मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मागात। कहता यह नगर जो है मध्यकाल में ही, कौन सा काल? मध्यकाल, 1725 से लेके 1500 ईस्वी के बीच में ही यह पाटलिपुत्र नगर पटनेति नामना, पटना के नाम से प्रसिद्धा मागात, प्रसिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन कहा जाएगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किस काल में हुआ? आपका आंसर होगा सर मध्य काल में। अयंग च शब्दंग पत्तनमिति शब्दात् निर्गत। कहता ये जो शब्द है, जो पटना है, ये शब्द पत्तनमिति किसके नाम से हुआ है? पत्तन शब्दात् निर्गत, पत्तन नामक शब्द से यह निकला है। पत्तन नामक शब्द से पटना का नाम प्रचलित हुआ, या पाटलिपुत्र का नाम पटना बन गया। नगरस्य पालिका, नगर की पालिका, पालन करने वाली देवी, जो देवी है उसका नाम है पटन देवी, पटन देवीति, पटन देवी। अद्यपि, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, पूज्यते मतलब पूजे जाते हैं। तो इस नगर की जो पालिका देवी है, इस नगर का जो पालन करने वाला, रक्षा करने वाला देवी है, उसका नाम है पटन देवी, जिसकी पूजा आज भी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। संप्रति, आज, संप्रति मतलब आज, आजकल या आधुनिक समय में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम, जो पटना नाम के नगर के रूप में है, अति विशालम वर्तते, अति मतलब बहुत, विशाल, वर्तते मतलब हो गया है। बिहार से राजधानी चास्ती, और यह बिहार की राजधानी भी है। यह पटना या पाटलिपुत्र अति विशाल तो हो ही गया है, और साथ ही साथ बहुआ बिहार की ये राजधानी है। अनुदिनम, अनुदिनम मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन नगरस्य विस्तारम, नगर का विस्तार भवति हो रहा है, नगर का विकास, विस्तार हो रहा है। अस्यो उत्तरस्य, अस्यो इनके, उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, बहती है। तस्या ऊपरी, उन्हीं के ऊपर में गांधी सेतुर नाम, गांधी सेतुर नाम, गांधी सेतु नामक एशिया महादेश से, एशिया महादेश का दीर्घतम, सबसे लंबा सेतु स्थित है। यह तब की बात है जब इसको लिखा गया, लेकिन
आज यह सेतु भारत की भी सबसे लंबी सेतु नहीं रही। अगर आप कहोगे सर कि भारत की सबसे लंबी सेतु कौन सी है, तो मैं कहूँगा भूपेन हजारिका सेतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन जब ये लिखा गया था उस समय तक ये भारत की सबसे लंबी पुल तो थी ही, साथ ही साथ पूरे एशिया की सबसे लंबी पुल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता किच रेल, किच मतलब कई, किच मतलब किच ना समझे, कई रेल यान सेतु, रेल सेतु रेल वाला जो पुल है, निर्मयामानो निर्मित अवस्था में या निर्माणाधीन वर्तते हैं। बहुत सारे रेल पुल भी इस गंगा के ऊपर में पटना में निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उत्कृष्ट बहुत ही सुंदर संग्रहालय है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है। सचिवालय, सचिवालय है। गोल गृहम, गोल घर है। तारामंडलम, तारामंडल है। जैविको उद्यानम, जैविको उद्यानम मतलब चिड़िया घर है। मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य काल के समय यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये लोग जो शासन किए थे उस समय का कुछ चीजें आज भी मौजूद है। कहाँ पर रखा गया है? संग्रहालय में। कहाँ रखा गया है? संग्रहालय। तो महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति, और साथ ही साथ महावीर मंदिर देखने को मिलते हैं। जब आप पटना जाओगे, पटना जंक्शन से जैसे उतरोगे, जैसे ही आप पटना स्टेशन को पार करोगे, सामने एक बहुत बड़ा हनुमान का मंदिर आपको दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं महावीर मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो क्या क्या आपको देखने को मिला यहाँ पर? यहाँ पर आपको देखने को मिला उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर। प्राचीन पटना नगरे, जो पुराना पटना नगर है, किसको पुराना पटना नगर कहेंगे? जब आप पटना जाओगे तो पटना जंक्शन से एक दो स्टेशन पहले एगो और स्टेशन है जिसका नाम पटना सिटी है, या उसी को हम पटना साहिब कहते हैं, वही है पुराना पटना। और इसी जगह सिख समुदाय के 10वें गुरु नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था। और उन्हीं के जन्म स्थल पर एक भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है, जो सिखों का तीर्थ स्थल है। जो सिख पंजाब में रहते हैं या देश के अन्य कोना में रहते हैं, वो दर्शन करने के लिए ये शहर आते हैं। मतलब धार्मिक दृष्टि से भी ये शहर अति महत्वपूर्ण है। तो यहां पर यही बात कहा गया है। देखिए, प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थलम, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है। क्यों स्थल है? क्योंकि दसम गुरु गोविंद सिंह, दसम गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थानम, जहाँ जन्म स्थान है गुरुद्वार एति, वहाँ पर गुरुद्वार बनाया गया है। और जो जिस नाम से नामना प्रसिद्धम वर्तते, जो जिस नाम से प्रसिद्ध है उस गुरुद्वार का नाम भी क्या है? गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वार। और इसके दर्शन के लिए, इनके तीर्थ के लिए सिख संप्रदाय के लोग वहाँ जाते हैं। केवल सिख संप्रदाय के लोग ही नहीं, अन्य भी संप्रदाय के लोग पर्यटन की दृष्टि से उस स्थल को देखते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये पाटलिपुत्र। आगे कहते एवं और पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, और पटना प्राचीन काल से अद्धावधि आज तक, अद्धावधि आज की अवधि तक, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धार्यति, वैभव धारण करता है। सर्वं च संकलितं रूपेण, सभी संकलित रूपेण, इसका जो संकलित रूप है, संग्रहालय दर्शने मीति। इतनी जो बातें आप पढ़े, मौर्य काल है, अंग्रेज है, ये है वो है, ये सब का संकलन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो पटना के संग्रहालय में आप एक बार जरूर जाएंगे। पर्यटन मानचित्र महत्वपूर्ण, पर्यटन के दृष्टि से पटना का जो मानचित्र है वह अति महत्वपूर्ण है। पटना जहाँ स्थित है, घूमने के दर्शन से, घूमने के
उद्देश्य से अगर आप जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बगल में उत्तर में पटना आपका जाके गंगा नदी है, गांधी सेतु है, गोलघर है, गांधी मैदान है, चिड़ियाघर है, सचिवालय, हाई कोर्ट है, तारामंडल है, संग्रहालय है। इन सब चीज़ों को आप वहाँ देख सकते हैं। इसलिए कहा गया कि यह पर्यटन की दृष्टि से अति उत्तम नगर है। आपका पाटलिपुत्र वैभवम का ये पाठ समाप्त हुआ। इनका ऑब्जेक्टिव और इनका सब्जेक्टिव प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।